हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी, योर फिजिक्स टीचर। तो आज का लेक्चर हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉस के बारे में डिस्कस किया था कि किरचॉफ लॉस क्या होते हैं। हमने किरचॉफ लॉस इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किरचॉफ के क्या लॉस होते हैं। तो सबसे पहले हमने करंट लॉ के बारे में पढ़ा था। अगर जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर देख के आए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाके जो मेरा फर्स्ट वीडियो है किरचॉफ लॉस के बारे में, जिसमें मैंने दोनों लॉस को, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, तो वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो करंट लॉ हमने डिस्कस किया था। करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ कहता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, यानी कि करंट पासिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट पासिंग आउट द जंक्शन। दिस इज द करंट लॉ ऑफ किरचॉफ। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ को क्या कहता था, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज लॉ। तो वो कहता था सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0। द algebraic sum of potential differences and the electromotive forces is 0 in a current carrying loop। किसी भी करंट कैरिंग सर्किट, किसी भी सर्किट के लूप में, any loop of circuit, the sum of potential difference and electromotive force is 0। तो हिंदी में कहें तो विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 होता है किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार। और ये करंट नियम है जिसे हिंदी में धारा नियम कहते हैं। जितना करंट एक नोड पर, एक जंक्शन बिंदु पर, एक नोड बिंदु पर जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, यानी कि नोड बिंदु पर, जंक्शन पॉइंट पर करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है, धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, तो ये हमने दोनों लॉस के बारे में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फिर मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि किसी भी लूप में अगर आप जिस डायरेक्शन पे चलते हो तो किस डायरेक्शन पे आपको आई आर को पॉजिटिव लेना है और किस डायरेक्शन में आई आर को नेगेटिव लेना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ईएमएफ किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और ईएमएफ किस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। फिर हमने Q बाय C के बारे में, यानी कि कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। जो कैपेसिटर होता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो Q इज इक्वल टू CV बनता है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल होता है वो Q बाय C होता है। तो कैपेसिटर के कारण जो हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया कि वो कब पॉजिटिव लेना है, वो कब नेगेटिव लेना है, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को, सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। हम एक सर्किट में इस वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे इस लॉ को अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कोई एक सर्किट लेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किरचॉफ का वोल्ट का नियम यानी कि वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमने एक सर्किट ले लिया, कोई भी रैंडम सर्किट लेंगे। ये R1 रेजिस्टर है, ठीक है, यहां आपकी बैटरी लगा दी मैंने और यहां मैंने R2 रेजिस्टर लिया। दूसरा मैंने सर्किट लिया है, यहां बैटरी लगा दी है, ये रेजिस्टर लिया, ये R3 रेजिस्टर, ये मान लेते हैं R4 रेजिस्टर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर किरचॉफ का कौन सा लॉ लगाना है? वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, वोल्ट का नियम लगाना है। यहाँ सबसे पहले देखो करंट कैसे फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। फर्स्ट लूप में करंट इस डायरेक्शन, इस लूप को नाम देता हूं A B C D E F। तो यहाँ दो लूप है मेरे पास, ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता क्या है? किसी भी सर्किट के लूप में जितने भी ईएमएफ सोर्सेस हैं और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब का अलजेब्रिक सम, उन सब का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सबसे पहले यहां देखो, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो सबसे पहले लूप नंबर 1 की बात करूंगा। लूप नंबर 1 मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं?
कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने लूप लिया है। तो लूप मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लूप नंबर 1 मैंने कैसा लिया, ऐसे लिया बी ए डी सी बी, बी ए डी सी बी। तो मैं बी ए डी सी बी यानी करंट की डायरेक्शन पे ही चलूंगा। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन लेनी है कि किस डायरेक्शन पे आप चलते हो। आपकी इच्छा है कि आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, पर जब आप जो भी आप डायरेक्शन लो आप साइन कन्वेंशन के लॉस को फॉलो करोगे। ओके, सबसे पहले हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो ऐसे चलो यहां से स्टार्ट होता है। ये आपका रेजिस्टर आ रहा है, इस रेजिस्टर में यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा यहां पर, क्योंकि इधर से इधर आएंगे ना, तो यहां पर VA पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, I1, क्योंकि ये करंट कौन सा है, यहां पर करंट मान लेते हैं कि I1 है और यहां पर करंट मान लेते हैं I2। यहां पर करंट कौन सा है, I2 करंट, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो ये पूरा करंट से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पूरे लूप के अंदर यहां पर कौन सा करंट चल रहा है, आपका I1 करंट चल रहा है, ठीक है। और यहां पर आपका I2 करंट चल रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब एक चीज बताइए, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, ये जंक्शन पॉइंट है, देखो ये जंक्शन पॉइंट है, तो एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन D जो करंट होगा, यहां से जो करंट जाएगा ये क्या होगा, I1 प्लस ये दोनों आ रहे हैं I1 और I2, तो यहां जो करंट जाएगा वो एल्जेब्रिक सम होगा, तो वो करंट होगा I1 प्लस I2। तो यहां से करंट जो है वो I1 प्लस I2 है, फिर यहां I1 चला गया, यहां I2 चला गया, ठीक है। तो ये करंट चल रहा है, ये I1 यहां पर I1 रहेगा, ठीक है। इस पूरे लूप में देखो ये पूरा करंट जो चल रहा है ये I1 करंट चल रहा है। तो यहां पर इस आर्म में DC आर्म में जो करंट होगा, यानी DC आर्म में जो करंट होगा ना वो I1 प्लस I2 होगा। तो यहां पर जो करंट है वो I1 प्लस I2 है किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग। ये D कौन सा आ गया, नोड बिंदु आ गया ना, नोड बिंदु पर यहां करंट I1 आ रहा है, यहां करंट I2 आ रहा है, तो दोनों में जो करंट जाएगा वो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो DCR में जो करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 होगा, तो I1 प्लस I2 ये करंट। अब जब ये यहां जाएगा तो यहां पर, तो यहां से सेपरेट हो जाएगा ना, ये I1 प्लस I2 यहां आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, ठीक है। लॉस लग रहे हैं, लॉस लगता है, हो रहा है I1 प्लस I2, I1 इधर गया, I2 इधर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लूप BADC लिया, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। हम अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I1 R1 माइनस I1 R1। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर अभी भी अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पे है तो I1 प्लस I2 R2। यहां EMF सोर्स आया। अब आपको पता है EMF सोर्स का अगर बैटरी का सेल का, ये सेल आपका, सेल का नेगेटिव टर्मिनल आता है तो पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। E1 आपका पॉजिटिव रहेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया थे, जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो वीडियो देखे जरूर। मैंने सारा साइन कन्वेंशन आपको समझाया है कि किस डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव रहेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। EMF में आपको याद रखना है कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल में आ रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहे हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो आपको EMF को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं अपन ऐसे, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव हो गया इक्वल्स टू 0। यहां से E1 की वैल्यू आ जाएगी, E1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरे को उठा के उधर भेज दो, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R2, ये है आपका I1 प्लस I2 R2। तो मेरे पास E1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये I1 R1 या I1 R2, तो I1 कॉमन ले लो,
फर्स्ट इक्वेशन आ गई E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस R2 प्लस I2 R2। अब लूप नंबर सेकंड में आते हैं। तो लूप 2 में कैसे ले रहा हूं, इसको भी मैं इसी डायरेक्शन में लेता हूं, कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन पे। तो ये लूप हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा D C F E D, D C F E D। मैं कोशिश करता हूं कि लूप जो रहे वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही रहे, ताकि ईएमएफ हम पॉजिटिव ले सके। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसा भी लूप ले सकते हो, बस आपको लॉस फॉलो करने आने चाहिए। तो DCFED में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव रहेगा R2। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव रहेगा माइनस का I2 R4 प्लस EMF का नेगेटिव, ये भी है यहाँ पर, ये भी नेगेटिव रहेगा माइनस का, यहाँ 1 2 थे, यहाँ 3 है, 1 2 3, तो माइनस का I2 R3 और EMF हो जाएगा प्लस का E2 बराबर 0। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, E2 की वैल्यू आ गई आपकी, ये पूरे को उठा के उधर भेज दो, I1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R4 प्लस I2 R3। तो ये E2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें से चाहे आप कॉमन ले लो I1 I2, तो I2 R2 और I2 R3, ये इसमें I2 कॉमन आ रहा है सब में, इन तीनों में I2 कॉमन आ रहा है, तो कैसे लिख सकता हूं, I2 कॉमन ले लेंगे इसमें से R3 R4 और R2, R3 R4 और R2 प्लस बच गया कौन, I1 R2, ये आपकी E2 की वैल्यू। E1 आ गया I1 R2 प्लस R2 प्लस I2 R2 और E2 आ गया I2 R3 प्लस R4 प्लस R2 प्लस I1 R2। तो इस तरह से हम किसी भी लूप को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लूप को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इस लेक्चर में हमने एक सर्किट लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट लिया और उसके दोनों लूप्स में, दोनों सर्किट्स में हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई किया, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज लॉ कहते हैं। जंक्शन में ध्यान रखना, डी पर ये I1 करंट आ रहा है, I2 करंट, यहाँ पर कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। किरचॉफ का लॉ कहता है ना, अगर मान लो ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ I1 करंट आ रहा है, यहाँ I1 करंट आ रहा है, यहाँ I2 करंट आ रहा है, तो I1 और I2 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, I1 प्लस I2, क्योंकि एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए ना, जितना करंट आया है उतना ही करंट जाना चाहिए। अगर 2 एम्पीयर करंट आया है, 5 एम्पीयर तो 2 प्लस 5 7, तो यहाँ से भी 7 जाना चाहिए। जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ। ये है लॉस। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्शन लिए जिसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो आपको ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। अगर आप ऐसे चलते मान लो ऐसे, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता तो वही नेगेटिव लेना पड़ता। यहाँ पर भी वही रूल लगाया, यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स थे, तीनों का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम चल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है बैटरी का, यानी कि ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है इनपुट की वैल्यू। अब इसी तरह आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो आज हमने वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन देखी। किसी भी सर्किट में, किसी भी रैंडम सर्किट में हम वोल्टेज लॉ, करंट लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके में अच्छे न्यूमेरिकल्स, आपको अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को एकदम इजी ट्रिक से कर सकते हो। ओके, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे ईएमएफ निकालना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस पोटेंशियल डिफरेंसेस का समी कर देना है, कितना I1 R1 I2 R2 I2 R3 ईएमएफ। अगर मुझे ईएमएफ निकालना भी हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ईएमएफ, यहाँ पर ईएमएफ, सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दूंगा, ये इसके बराबर है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको ईएमएफ निकालना हो तो जितने भी पोटेंशियल है उन सबको जोड़ दो, ये आपका क्या आ जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन का बस ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्शन कन्वर्शन करने की डायरेक्शन नहीं लेना, तभी जाके ये ट्रिक आपको अप्लाई करने को मिलेगी। ओके, तो
E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस R2 प्लस I2 R2 वैसा है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हो क्लॉकवाइज लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस साइन का ध्यान रखना है, साइन आप लॉस के अकॉर्डिंग ही लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।